नमस्ते लोकेश जी। हाँ सभी जी, को हाँ जी। नमन बंदन। जो भी बंधुवर हैं सभी को। तो आज का हमारा विषय है होलिस्टिक काउ केयर। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि इसकी भारत से ज़्यादा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आपका यूके, इंग्लैंड, यहाँ पे बहुत इसकी ज़रूरत है। ब्राज़ील, है ना। जैसे संस्कृत के टीचर, जैसे आपने सुना होगा संस्कृत के टीचरों को नासा ने बुलाया, नासा रिसर्च कर रहा है। ऐसे ही गाय की जो काउ थेरेपी है। अब मुझे यहाँ तो लोग बाग कह रहे, लोग बागों को इतना नहीं पता, लेकिन ये इनका ना क्रेज बहुत बढ़ता जा रहा है। और ये क्रेज को वहाँ पे पहुँचाने में इस्कॉन है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। अ, श्री श्री रविशंकर हैं और इस तरह के कुछ स्पिरिचुअल गुरु हैं। उन्होंने मतलब वो वहाँ पे लेके गए हैं, उनके कुछ जो डिवोटी होते हैं, उनके फॉलोअर होते हैं, वहाँ पे वो लेके गए हैं। और उनका वहाँ पे ये बड़ा शोध चल रहा है। और वो मतलब पेटेंट पे पेटेंट लिए जा रहे हैं, पेटेंट पे पेटेंट लिए जा रहे हैं। और वहाँ पे इसका पूरा एक बिजनेस स्ट्रक्चरिंग बन गया है। वहाँ पे इसके मेंटर बन गए हैं, कोच बन गए हैं। और आपने क्रिप्टो करेंसी का तो नाम सुना ही होगा। तो गाय के गोबर को से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, ऐसे कैसे क्रिप्टो करेंसी बनेगी, एनर्जी में क्या सस्टेनेबिलिटी आएगी। गाय के गोबर के दिए यूज कर रहे हैं, जैसे जैसे इंडियन लोग बाहर रह रहे हैं। तो हमारी आज बात हुई थी 8 बजे प्रवीण कौर जी से। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, मेरे को सिडनी से ऑर्डर आया है गाय के गोबर के दियों का। अमेरिका से मेरे को ऑर्डर आया है, जो होली पे आपने देखा होगा कि जब पूजा करने के लिए जाते हैं ना, तो बच्चे के गले में डाल देते हैं। उसमें चॉकलेट, टॉफी, बिस्किट होता है, और उसमें कोई गूले बोलता है, कोई गुल्ले बोलता है, कुछ कुछ ऐसे करके बोलते हैं। तो उसकी माला एक डाल देते हैं ना बच्चे के उसमें। तो आपको तो पता ही है, जो गोबर है एंटी रेडिएशन, एंटी वायरल, एंटी फंगल होता है। तो उस चीज को वो समझ रहे हैं। और वहां पे भी होली मनाई जा रही है, तो गुलाल और इससे तो खेल ही रहे हैं। और गाय की गोबर की माला की डिमांड बढ़ रही है। तो एक मेरे दोस्त हैं बॉबी जी, और वो आशाराम जी से बहुत ही इंस्पायर्ड हैं। तो उन्होंने क्या करा था, गाय के गोबर की चप्पल, माला, ये सब बनाना स्टार्ट किया था। उनको भी विदेशों से ऑर्डर मिलने लग गए। और इवन एक फ्रांस की कोई कंपनी है, वो कोलेब्रेशन करना चाह रही है कि फ्रांस में तो हर चीज़ का एक बिजनेस बनता है। पेरिस, आपको पता ही है, फैशन सिटी बोलते हैं। तो वो गोबर के ब्रांड को, गोबर के बिजनेस को, गोबर के लाइफस्टाइल को, गोबर के कल्चर को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि भाई, अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप जाइए वहाँ पे, अपने प्रोडक्शन कीजिए और इन सब चीज़ों को बनाइए, कंपनी से कोलेब्रेशन कीजिए। सब कुछ वहाँ पे मिल रहा है, फार्म, खाना पीना, रहना, एक अच्छी सैलरी मिल रही, वहाँ पे जाइए आप। तो इस सेक्टर में जो बिजनेस की भी अपार संभावनाएं हैं। अगर आपके पास नॉलेज है, इसकी भी अपार संभावनाएं हैं। और एक ये बूमिंग वाला सेक्टर है, बहुत ही रेपिटेटिव जॉब होने वाली है ना। तो जो यहाँ पे लोगों को, आईआईटी वालों को पैकेज मिलता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इससे भी अच्छा पैकेज आपको इसी फील्ड में मिल जाए, अगर आप इसके अच्छे एक्सपर्ट हैं तो। बहुत सारे जो एमएनसीज हैं, जो इस सेक्टर में बिजनेस बनाना चाह रही है ना। तो आप इसको थोड़ा सा सीरियसली लें। और हमारे एक मित्र हैं नीरज आर्य जी, वेदामृता के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं हरियाणा में। वैसे वो योग के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अ, उन्होंने बहुत सारे काउ केयर के ऊपर पेपर्स भी लिखे हैं, अमेरिका में पब्लिश भी हुए हैं। आजकल गौ कथा कर रहे हैं। और महेंद्रगढ़ हरियाणा में उन्होंने सेंटर खोला है, जहाँ पे काउ थेरेपी का उन्होंने 300 रुपये घंटे का हिसाब से चार्ज भी किया है। इस पे पूरा रिसर्च करके पूरा सेंटर बनाया। उन्होंने मुझे इनविटेशन भी दिया था। मैं जा नहीं पाया, पर देख लिया, कुछ लोग गए थे टीम में, उन्होंने बताया कि काफी कुछ अच्छा है, और सही चला है। तो उन्होंने काफी शोध किया है, और अभी भी चल रहा है। उनके कुछ पेपर है जो यूनाइटेड नेशन में गए हुए हैं, है ना। और उन्होंने कई लोगों के सैंपल्स भी लिए भारत में, कि जो लोग पंचगव्य का सेवन करते हैं, और जो पंचगव्य से उत्पन्न अनाज, यानी कि गौ आधारित कृषि या प्राकृतिक कृषि, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इससे उगा हुआ
अन्न खाते हैं, तो वो जो भी 140 करोड़ की जो जनसंख्या है उससे कहीं ज्यादा अच्छे हैं, फिट है, उनकी कॉन्शियसनेस लेवल, उनका सोचने का, समझने का, और उनकी इम्यूनिटी बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी है। मतलब जो अमेरिका में जिसको हेल्दी बोलते बॉडी वाले लोग, उनसे भी ज्यादा वो लोग हेल्दी भी है, एक्टिव भी है। इवन उनका लाइफस्टाइल देखा गया, उनका बीपी शुगर वो सब भी देखा गया। तो उसमें ये पाया, उन्होंने इसका पूरा एक रिसर्च पेपर बनाया और वो उन्होंने यूनाइटेड नेशन को दे रखा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से, एफएओ की तरफ से, और इस पे बहुत जल्दी पॉलिसी पब्लिश होगी, और ये इतना बड़ा सेक्टर बनेगा जिसकी कोई हद नहीं है। तो इसमें कुछ कुछ इंडस्ट्री है, कुछ कुछ एमएनसी हैं जो लगी हुई हैं, काफी पैसा इन्वेस्टमेंट भी कर रही हैं। और इसमें टाटा का भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, अडानी का भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, और वेदांता का भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और अभी तो यही कुछ लोगों ने किया है, और भी है कुछ कंपनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो रामदेव जी ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन के आने वाला है। तो अगर आप इसको थोड़ा सीरियस लेते हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है। एक तो ये बात थी। दूसरा था, आज हम टॉपिक बहुत सारे कवर करने वाले थे, लोग बाग आए भी चुके हैं, तो मैं कवर कर देता हूँ आज हम क्या क्या रखेंगे अपने टॉपिक में। वो मैं आपको बता देता हूँ। आज हम सेल्फ मैनेजमेंट इन होलिस्टिक काउ केयर कैसे कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ काउ अकॉर्डिंग टू वैदिक लिटरेचर थोड़ा इस पे देख लेंगे, काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग, रोल ऑफ काउ इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, गाय का वर्षा के जल संरक्षण और संवर्धन में क्या योगदान है, काउ का सेड मैनेजमेंट, इकोलॉजिकल डिजाइन कैसे किया जाता है, उसका डाइट मैनेजमेंट क्या होता है, डंग मैनेजमेंट कैसे होता है, यूरिन मैनेजमेंट कैसे होता है, और देसी काउ फॉर बेटर इंडिया ये क्या है, बायोगैस मैनेजमेंट, काउ बेस्ड फर्टिलाइजर, होलिस्टिक काउ केयर में होम रेमेडीज, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, म्यूजिक थेरेपी फॉर होलिस्टिक हेल्थ, काउ फिटनेस एंड एंटरटेनमेंट, एंशिएंट काउ रिचुअल, मिल्क मैनेजमेंट, डेयरी काफ मैनेजमेंट, काउ केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई वर्क मैनेजमेंट, काउ केयर इंश्योरेंस एंड प्रॉफिट लॉस, डेयरी सॉफ्टवेयर एंड मशीन्स, ये कुछ चीजें हैं। तो लोकेश जी, इसमें से हम कौन सा टॉपिक आपको लग रहा है कि जो ऑडियंस है उसको बताना चाहिए, किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? दीपक जी, आवाज कम कम आ रही है, थोड़ा सा पास में रखिए उसको, माइक को, है ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ अब कि ठीक है। अभी मैंने जो टॉपिक बोले वो आपने सुने या मैं दोबारा बोल दूं? नहीं सुना मैंने, बताइए। इसमें से किस सब्जेक्ट के ऊपर मैं रखूं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 21-55 हो गए, तो 15-20 मिनट है हमारे पास, तो किस टॉपिक पे मैं बात रखूं जिससे कि लोगों को भी लगे कि हाँ कुछ फायदा हुआ इसका। हाँ दीपक क्या जी, कहना जिसमें चाहेंगे आप? आपको ऐसा है ना, आज का विषय जो है, आज का विषय है गाय हम्म। चिकित्सा और गाय का प्रबंधन मुख्य रूप से। ठीक है। ओके, डन। और इसमें क्या है ना, तो हम कि जैसे पहले हम्म गाय के आधार पे क्या हो सकता है, वो कृषि उद्योग में आ जाता है, हम सैटरडे को जो रखते हैं। हम्म तो इसलिए आज हम्म गाय की कैसे हम केयर करें, क्या करें, उसको कैसे संभालें, कैसे उसको ठीक है। समझें, इसके ऊपर ठीक है। है। ओके, डन। हम्म। तो काउ मैनेजमेंट के लिए तो ये होता है, काउ का सेड मैनेजमेंट कैसे होगा, उसका डाइट मैनेजमेंट कैसे होगा, फिर डंग कैसे मैनेजमेंट होगा, यूरिन कैसे मैनेजमेंट होगा, ये कुछ चीजें हैं जो आती हैं। और उसका जो फीड है वो कैसे मैनेजमेंट होगा, हमारे को क्या करना चाहिए। तो पहले हम हाँ, सेड उसकी मैनेजमेंट चिकित्सा के का ऊपर भी बात अगर करते कुछ, हैं कि लोगों चिकित्सा को का ना। भी कुछ अगर आपको लगता हो, चिकित्सा का तो वो भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं, अगर आपको लगता हो ऐड करना है तो। ठीक। ठीक ठीक है, ठीक है। तो काव का सेड मैंने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया है। बहुत जो गौशाला हैं जिनको अवार्ड मिले वहां पे भी मैं गया हूँ। और मैंने एक बहुत कमी महसूस की है, जिसके ऊपर बाहर के लोगों ने बहुत काम किया है ना। मतलब अमेरिका, इधर ब्राजील, उधर सारा बहुत काम हुआ है कि देखो,
जब हम गायों के जो शेड का जहाँ पे वो रहती है उसका मैनेजमेंट जब हम करें तो हमारे को मान लो 1 बीघा 1,000 गज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, किसी के पास अगर 1,000 गज है तो उसका कैसे उसका शेड का मैनेजमेंट करना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे को जो भी शेड है उसकी बाउंड्री अगर आपने कर दी है ठीक है, अच्छी बात है, नहीं कर दी है तो भी एक अच्छी बात है। लेकिन पशु हैं तो लोग बाग फेंसिंग करते ही हैं, तो आप फेंसिंग जो भी आप माध्यम हो सकता है कर सकते हैं, कई पत्थरों से करते हैं, कई बांस से करते हैं, जो भी आपको उचित माध्यम मिले करना चाहिए। और सबसे पहले हमारे को ट्री प्लांटेशन करना चाहिए पशुओं के लिए, क्योंकि पशुओं को क्या होता है, उनको बड़ा मजा आता है जब जहाँ पे उनका शेड है वहाँ पे वो अगर कोई पेड़ है जिससे वो खुजली कर सके, जहाँ से अपने शरीर को वो रगड़ सके, है ना, थोड़ा सा अपना मुंह मार सके, थोड़ा चर सके। तो हमारे को एक लिस्ट ऑफ ट्री बनानी चाहिए कि कौन से पेड़ जो हमारा जो शेड है, जो काउ केयर का जो शेड है वहाँ पे कौन से पेड़ होने चाहिए। तो सबसे पहला एक पेड़ जरूर होना चाहिए आपका जहाँ पे मैनेजमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वो कर भी सकते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि शायद पता हो तो अपने जीवन में कभी कर पाए। तो एक नीम का पेड़ बहुत अवश्य होना चाहिए। जो भी गाय होती है, नंदी होता है, कोई भी होता है, वो क्या करना चाहता है कि गाय के मतलब किसी पेड़ से अपने आप को रगड़ना चाहता है कि भाई थोड़ा खुजली हो गई, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो गया। कभी आपने देखा होगा कि किसी जानवर को गुस्सा आ जाती है तो मतलब पेड़ पे थोड़ी गुस्सा निकाल लेता है, मतलब जैसे होता है ना हर कोई व्यक्ति थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में आता है, तो पेड़ या उसको ठंडा करने में। दूसरी बात अभी लोकेश जी ने कहा कि मेडिसिन के बारे में बताइए। तो कभी गाय की तबीयत खराब हो जाती है, कभी उसके पेट में कीड़े हो जाते हैं, खाना उसको अच्छा नहीं लग रहा, उसको कोई डाइजेशन का इशू है, आप पत्ते तोड़िए, पत्ते खिलाइए। जब निगोली आती है, वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसका कोई पेस्टिसाइड नहीं बना रहे, कोई उसका नीमास्त्र नहीं बना रहे, आप उसका कोई एंजाइम नहीं बना रहे, तो आप जो आपका जो गाय है उसको समय मिलेगा तो वो थोड़ा सा ले लेगी, या उसका जो थोड़ा सा चारा है आप उसमें डाल सकते हैं। वैसे भी गाय नीम बहुत अच्छी तरह से खाती है, और गाय को नीम जरूर ही खिलाना चाहिए। जितना नमक चटाना, गुड़ खिलाना आवश्यक है, उतना ही गाय को नीम खिलाना आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। कब खिलाना चाहिए? जब नीम की कोपल आए, जब नीम के ऊपर निबोली आए, है ना। तो और अगर छोटा सा पेड़ होगा, आप नहीं भी खिलाएंगे, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो वो खुद ही खा लेगी, मतलब आपको जरूरत नहीं है, वो खुद ही खा लेगी। तो जब भी हम कायो केयर जब कायो के शेड की बात करें, तो वहां पे एक पेड़ नीम का अवश्य होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, सहजन हमारे वहाँ पे जो शेड मैनेजमेंट करे, सहजन बहुत होना चाहिए, क्योंकि उससे गाय हो या नंदी हो, दोनों को ही बेनिफिट होगा। बहुत सारे लोग मिल्क की बात करते हैं, तो मिल्क जो तय होता है वो नंदी के ऊपर डिपेंड करता है कि नंदी की नस्ल कितनी अच्छी है, कितना वो हेल्दी है, इस चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन लोग बाग ये सोचते हैं गाय को अच्छा खिला देंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन सीड बहुत मेन चीज है। सॉइल और सीड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके बिना बात नहीं बन सकती। तो अगर हमें कोर में जाएंगे तो जितना हमारे को गाय पे रखने का ध्यान है, मुझे ऐसा लगता है उससे भी ज्यादा ध्यान हमारे को नंदी का भी रखना चाहिए। इतना ही हाईली प्रीशियस और इतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन लोग बात क्या है कि सिर्फ गाय पे फोकस करें, नंदी पे कोई फोकस नहीं कर रहा, कोई सीड पे फोकस नहीं कर रहा। सबको प्रोडक्शन चाहिए, और जीएमओ सीड डाले, हाइब्रिड डाले, नेटिव डाले, सीड से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सीड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, यहाँ पे एक दिक्कत हो रही है। तो नंदी का भी उतना ही ध्यान रखना है, नंदी का खाना पीना, डाइट, ये वो सब कुछ उसका ध्यान रखना है। और कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है तो उसके पास एक नंदी होना ही चाहिए, वो भी उसमें नस्ल अच्छी नस्ल मिल जाए, उसमें सुधार करता रहे। एक तो ये है। दूसरा, मैंने सहजन का पेड़ बता दिया। तीसरा, अगर कोई पेड़ अगर हो सकता है तो एक गूलर का पेड़ आता है, गूलर का आता है। और कभी कभी अगर आपके यहाँ पे जमीन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कभी कभी जो हमारी नंदी है या हमारी जो गाय है, उसको पीपल की छांव या बरगद की छांव में उसको रखना चाहिए। या तो कहीं आपके गांव में हो, कुछ दिन छोड़ दिया, वहां पे वो रहे, वहां पे वो रेस्ट करे। तो उससे क्या है, उसके ना स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत फर्क पड़ता है उसके। वो बहुत ही खुश फील करती है,
और बहुत ही शांत फील करती है। तो उससे ना एक पॉजिटिव एनर्जी, ऑरा कहें, मिल्क कहें, वटेवर जो भी आपको बेनिफिट चाहिए वो सारे आपको मिल सकते हैं। बहुत पीस रहेगी, बीमार नहीं पड़ेगी, बीमार होगी तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। जिस तरीके से आज एयर में भी स्ट्रेस है, बारिश का भी कोई समय नहीं है, सर्दी में भी इतना सब समस्या है, ऐसी पशुओं को भी समस्या होती है, गौ माता को भी समस्या होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम उनको पेड़ के नीचे बैठाएं। पेड़ से वो हीलिंग करते हैं, क्योंकि पेड़ पे चिड़िया आती है, कभी चिड़िया उस पर बैठ जाती है, तो गाय के ऊपर चिड़िया बैठती है तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है। वो थोड़ा सा आके करती है, वो पूंछ को हिलाती है, उससे उसकी एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज होती है तो उससे डाइजेशन होता है, डाइजेशन होता है तो फिर आपने देखा होगा गाय ना कुछ कुछ चबाती रहती है, तो मतलब थोड़ा सा अच्छा फील करती है वो। और कभी कभी मुझे नहीं पता इतना, किसी को समय मिला है नहीं मिला है, तो कभी ना गाय कीचड़ आ जाता था, तो कीचड़ आ जाता था तो एक चिड़िया हुआ करती थी गाँव में, वो क्या करते थे, उसके आँख में से वो कीचड़ निकाल के वो खा जाती। ये सब चीजें कब हो पाएगी, इसको होलिस्टिक मैनेजमेंट बोलते हैं। ये सब कब हो पाएगा, जब आपके जो आपका जहाँ पे भी आप ये शेड बना रहे हैं वहाँ पे पेड़ होना चाहिए। अब क्या सीड शेड बनाया, सीधा पक्का कर दिया, और जहाँ पे जो खाने का जो स्पेस वो भी बहुत ऊंचा कर दिया, जबकि जो खाने का जो स्पेस है जहाँ पे वो खाता है वो बिल्कुल नीचे होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जैसे वो चल रही है। और जैसे ही अगर आपने थोड़ा ऊपर रखा, उसको स्ट्रेस आएगा, उसका दूध भी गड़बड़ हो जाएगा, उसकी उम्र भी कम हो जाएगी, उसको बाद में प्रेगनेंसी में भी इशू आएंगे, उसका बच्चा भी इतना कमजोर होगा, उसका पूरा ही सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ अगर आपने उसका खाने के स्थान जो जहाँ पे वो जिसको कोई नाद बोलता है, सब अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है, अगर उसमें भी अगर आपने उसमें गड़बड़ कर दिया, मैं इधर जाता हूँ इतना ऊंचा बना रखा है, गाय को बड़ी दिक्कत हो रही है, तो गाय का जो गल कंबल होता है उसमें भी बड़ी दिक्कत होती है, उसका डाइजेशन का जो नली है उसमें बड़ी दिक्कत होती है, उसकी वजह से उसको बड़ा स्ट्रेस रहता है। और उनको चाहिए दूध, वो इंजेक्शन मार मार के दूध कर रहे दे रहे हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत आवश्यक है। तो बहुत सारे लोग क्या है, ड्रम भी बनवा रहे हैं, कटवा कटवा के ड्रम बना रहे हैं, तो ड्रम इतना ऊंचा रख दिया, गाय को दिक्कत हो रही है खाने में, और पक्का बना दिया, गाय से खड़ा नहीं हो रहा। कभी भी शेड जो जहाँ गाय बैठती है वो कभी पक्का नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, आप ईंट बिछा सकते हैं, और ईंट के ऊपर भी ना बालू बिछा दें, और धीरे धीरे गोबर को बिछा दें उसके ऊपर, सूखा गोबर। सूखा गोबर की खास बात क्या होती है कि वो गर्मी में ठंडा रहता है, ठंड में गर्म रहता है ना, तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी रहती है। तो उससे, और दूसरी बात है, एक ना थनैला रोग आता है। तो थनैला रोग क्या है कि जैसे गाय बैठती है और उसका दूध दूध निकल जाता है, या कुछ इस तरीके से हो जाता है, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया और फंगल का इन्फेक्शन हो जाता है। अगर गाय का बैठने का स्थान है जहाँ वो बैठ रही है, और वहां पे गोबर का पाउडर पड़ा है, पाउडर पड़ा है, आप गोबर का, और अभी क्या कर रहे हैं लोग, पाइप से उसको साफ कर देते हैं। वेरी डेंजरस एक्टिविटी, कभी नहीं करना चाहिए। गोबर सूखा सूखा रहेगा, वो बैठेगी, गाय का जो थन है थोड़ा सा उसमें टकराएगा, जो नीचे का जो वेस्टेज, जो गोबर का जो वेस्टेज है, तो उसमें क्या है कि गोबर क्या है, थोड़ा सा गद्दे की तरह काम करता है। और गोबर क्या है, एंटी वायरल एंटी फंगल होता है, ठंड में गर्म रहेगा, गर्म में ठंडा रहेगा, तो कभी उसको थनैला रोग नहीं होगा। तो ये जितनी भी टेक्नोलॉजी की वजह से गाय को थनैला रोग हो रहा है, उसको इतनी परेशानी हो रही है, कभी उसका गाय का थन फट गया, कभी उसमें से ब्लड निकलने लग गया, ये सारी समस्याएं ये मॉडर्न की वजह से हो रही है। कभी हमने गाय को समझने की कोशिश। दीपक जी माइक थोड़ा पास में रखिए। दीपक जी माइक पास में रखिए, हाँ आवाज थोड़ा हाँ, कम हो रही है। आ रही है सही, हाँ ठीक है। सही आ रही है आवाज। हाँ, हाँ तो ठीक है मैं तो ठीक एक है। हॉस्पिटल में मेरी फ्रेंड है स्नेहा, और वो एम्स में सोशल रहता है, तो वो वहाँ पे ना एक मतलब एक सोशल वर्कर होता है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल सोशल वर्कर या कुछ ऐसे उसकी पोस्ट है कुछ, ध्यान नहीं आया मेरे को। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा केस कहाँ किस किस चीज का आता है आपके ऊपर, आपके पास? तो कहते हैं हर 5 मिनट में एक बच्चे का केस आता है। मैंने कहा किस चीज का? किसी का किसी का दिन टूट गया, किसी का सर फट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का कुछ लग गया, किसी को कुछ लग गया, कोई बेड से गिर गया, सर फट गया। कुछ हो गया, जिससे हो गया। कर अब बच्चे का डिपार्ट
आवाज डिस्टर्ब हो गई दीपक जी। दीपक जी, ओ, मैं कहाँ पे था, कहाँ तक आपने सुन लिया था? बच्चों बच्चों के परेशानी हो रही है ना विभिन्न विभिन्न हम्म प्रकार के हॉस्पिटल में। हम्म। तो जो केस जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, बच्चों का बच्चों का सर फूट गया, बच्चों की टांग टूट गई, कुछ हो गया, मतलब बेड से गिर गए, छत से गिर गए, जीने से गिर गए। कच्चे घर रहे नहीं, पक्के बनवा दिए, वो भी संगमरमर के बना दिए, बच्चे फिसल गए। कोई महिला है, बुजुर्ग महिला है, फिसल गई, पानी फिसल गई, क्योंकि थोड़ा पानी उस पर रह गया था, सूखा नहीं था। और सफेदी फर्श है, सफेदी पानी है, और बच्चा रिपट गया, उसकी टांग टूट गई। हम्म। ये सेम सिचुएशन गाय के साथ हो रही है। हम्म। ये मॉडर्न तरीके से सेम सिचुएशन हो रही है। और इसकी वजह से इतनी गायों को लॉस हो रहा है, इतने बड़े लॉसेस हो रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और गाय को मारेंगे, पीटेंगे, अरे खड़े क्यों नहीं हो पा रही, बैठ क्यों नहीं पा रही, बच्चा गिरा नीचे गिरा, बच्चा जो जन्म हुआ नीचे गिरा। और अगर हम्म। वही सेड, अगर हमारा नीचे होता, उस पर गाय का गोबर बिछा होता, वो गाय के गोबर पे गिरता, थोड़ा गंदा सा होता, गाय के ऐसा नहीं है, जो गाय का बच्चा है उसमें जान नहीं होती, जान होती है। लेकिन वो पक्के पे फर्श पे गिरेगा तो उसका कभी सर फूट गया, कभी कुछ हो गया, फिर वो मर गया, पता ही नहीं पड़ा। यहाँ पे इतने एक्सपर्ट है नहीं। और सिंपल सी बात है, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है इस भारत में जो बच्चा रो रहा हो पता कर ले कि वो भूखा है कि पेट में दर्द है, क्या है, बच्चा कुछ बोल ही नहीं सकता। सेम गाय के साथ समस्या हो रही है। और ये सैड मैनेजमेंट के लोग बाग क्या है, गाय पालने लग जाएंगे, सैड मैनेजमेंट की कोई ट्रेनिंग नहीं ली कि भाई सैड मैनेजमेंट क्या ना हो, कैसा होना चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, कैसे नीचे का होना चाहिए, कैसे खाने का होना चाहिए, कैसे डाइट होना चाहिए, सुबह शाम कब खिलाना चाहिए, दोपहर में कब खिलाना चाहिए, पका हुआ खिलाना चाहिए, कच्चा खिलाना चाहिए, कौन सी घास खिलानी चाहिए, नहीं खिलानी चाहिए, सब चीजों का विज्ञान है। कभी भी कोई भी चारा खिलाएं। भारत में एक किताब है, इस किताब का क्या नाम, 60,000 से ज्यादा घास पाई जाती है। मतलब अभी बहुत ज्यादा पाई जाती होगी, लेकिन उन्होंने 60,000 तरह की ग्रास को आइडेंटिफाई किया है। एक ऑथर है, कर्नाटका की कोई एक्टिविस्ट है, तो उन्होंने ग्रास के ऊपर काम किया है। तो वो कह रहे थे हर ग्रास को खाने का अलग अलग वो है, अलग अलग इसके फायदे हैं, अलग अलग इसका न्यूट्रिशन है, अलग अलग फायदे होते हैं। और इसको चेक करने की इस गाय के अंदर पावर होती है, कब उसको कौन सी घास खानी चाहिए। अभी क्या है, भूसलाए काट के खिला दिए, कूड़ा पूरे बर्बाद कर दिया, पूरे इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, अपना खाना भी बेकार कर लिया, गाय का खाना भी बर्बाद कर लिया। तो चारे में क्या है कि अपना स्पेसिफिक चीजें लगा रहे, अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें जो खरपतवार के तौर पे उग जाती है, इसको औषधि बोलते हैं। एक्चुअली वीड इज रियली, वो वीड है, लोगों ने बना दिया, लेकिन वो रियल में मेडिसिन है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपने उसको वीड बोल दिया, आपके काम की चीज नहीं है, तो आप ऐसे थोड़ी ना किसी को आतंकवादी कह दोगे। कोई अगर क्या, अगर आपके समझ के हिसाब से कोई बात नहीं कर रहा है तो आप उसको आतंकवादी नहीं कह सकते, है ना। इसका मतलब ये है कि आपको समझ नहीं है, या तो आपको अपने विचार बढ़ाने की आवश्यकता है। तो सेम ऐसी बात है। तो गाय का चरना भी आवश्यक है। तो आप गाय के लिए चारा लगा रहे हैं, बहुत अच्छी लगा रहे हैं, लेकिन गाय के चारा में भी बहुत तरह के होते हैं, बरसिम है, जौ है, जई है, और अलग अलग तरह की चीजें हैं, अलग अलग। कोई सोया है, कोई मूंगफली है। और मैं तो कहता हूँ कि हर किसी को 12 नाजा मल्टी क्रॉपिंग करनी चाहिए, उसका जो रेजिड्यू बने वो उसको खिलाना चाहिए। भुस खिलाने का कोई सिद्धांत नहीं है, कभी भी गाय को भुस नहीं खिलाया जाता था भारत में। मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी है, कहीं नहीं देखा कि भुस खिलाया जाता था। ये तो भुस कहाँ से आ गया, कहाँ से गेहूं आ गया, कुछ समझ में ही नहीं आता। ज्वार है, बाजरा है, और हमारे मिलेट्स हैं, है ना। और ये सब चीजें हैं। और चरने का हो गया। और पहले जौ लगाते थे, जई लगाते थे। लेकिन अब कुछ लोगों ने, दो चार लोग हैं देश में जिन्होंने काम किया है, ट्रेनिंग व्रेनिंग भी देते हैं, तो बताते हैं भाई गाय को क्या क्या खिलाना चाहिए। तो गाय को खिलाने का एक पूरा चार्ट है। तो आज हम ना थोड़ा सा सैड के ऊपर ही चर्चा करेंगे, जिससे कि एटलीस्ट एक चीज तो क्लियर हो। फिर ये सब चीजें हो गई, तो अब दूसरा आता है पानी पीने की व्यवस्था, कि गाय की पानी पीने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, है ना। तो अगर जैसे कि चलता हुआ पानी मिले, या फ्रेश वाटर मिले, कुएं का पानी गाय के लिए बहुत अच्छा है। कोई रखा हुआ पानी बहुत अच्छा है। जैसे नल चला रहे हैं, एकदम पानी निकलता जा रहा है, पीते जा रहा है, ना तो वो मनुष्य के लिए अच्छा है, ना ही गाय के लिए अच्छा है। और ये मेरे को बताया था एक आईसीआर पूछा में, एक साइंटिस्ट हैं पी सन्नुगम से नाम से, ही इज फादर ऑफ सीएनजी एंड फादर ऑफ बायोफ्यूल।
है ना, उन्होंने इन्वेंट किया था। तो वो कह रहे थे कि मैं फ्रांस में गया था मीटिंग करने के लिए, और वहाँ पे पता किया कि कोई एक ऑर्गेनिक काओ केयर फार्म है। तो वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे कैसे पानी पिलाते हैं कि जो नीचे से निकला हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं, जैसे सोना है, नीचे से पानी निकलता है, गरम गरम पानी निकलता है ना। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ज्यादा पानी हो जाता है तो ऊपर निकलने लगता है, या नदी का पानी होता है ना, फ्लोइंग वाटर होता है। उसका एक अलग विज्ञान है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। अब जो पानी आ रहा है किसी माध्यम से निकल रहा है, वो छन रहा है, कुछ है ही नहीं उसमें, न्यूट्रिशन ही नहीं है कुछ भी, है ना। तो वाटर पिला पानी का भी एक अलग सिद्धांत है, पिलाने का। पानी का भी एक अलग विज्ञान है। अगर हम वो विज्ञान फॉलो नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट जो भी हमने कुछ बना रखा है तो उसमें चूना का लेप कर दिया, और चूने का पानी उसने पिया। कभी नमक तो चाटती है, कभी थोड़ा सा नमक का लेप भी कर दिया हल्का सा, तो जिससे थोड़ा सा उसको नमक की फीलिंग आई। जैसे कभी कभी होता है ना, पानी में टेस्ट नहीं रहता तो कोई नींबू निचोड़ के पीता है, कोई इसका पानी पीता है, धनिया का पानी, कोई पुदीना का पानी, कोई इस तरीके से पानी पीते हैं। तो ये सब चीज़ें गाय को भी पसंद है। ऐसे जो चीज़ें हैं ना, गाय के साथ भी हमारे को करनी चाहिए। तो इसकी कोई एक लिस्ट है, वो मैं आपको भेज दूंगा, क्या ऐसी नई नई चीज़ें कर सकते हैं। और टाइम बहुत बढ़ता जा रहा है। तो एक तो पानी का हो गया। खाने का तो मैंने आपको बता दिया कि नीचे होना चाहिए, इतना नीचे होना चाहिए कि जिससे कि उसको लगे चल रहा है। एक खाने का हो गया। पेड़ के लिए लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट में क्या है कि जो भी आपके नेटिव पेड़ है वो लगाएं, और कुछ ऐसे पेड़ है जो कि मतलब जितना हम उनको काटेंगे उतना वो बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, सहजन है, कड़ी पत्ता भी है उसमें, जो आपके काम भी आ सकता है। जितना आप उसको काटोगे उतना बढ़ेगा वो, है ना। तो ऐसे कुछ पेड़ों को और भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हमने भी कुछ आइडेंटिफाई कर रखे हैं, उसकी लिस्ट किसी को चाहिए तो मिल सकते हैं वो। तो ऐसे हमारे को जब हम बनाते हैं, काउ शेड मैनेजमेंट करते हैं, तो इस तरह के पेड़, छोटे पौधे, ये सब होने चाहिए वहाँ पे। और कभी कभी मंथ में जब इनकी नई कोपले आती है, क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम कैसे पता पड़ेगा कब क्या चीज़ खिलाएं। जब कोई नई कोपल आए, बसंत ऋतु आती है, तो सब नए तरीके से खिलते हैं, नई नई कोपलें आती है। फिर फल आदमी के लिए गिरता है, पशु पक्षियों के लिए गिरता है, और जो उसके उसके जो पत्तियां है वो पशुओं के लिए हो गई, तो वो अपने आप ही खाने लग जाएंगे, या आप उनको काट के खिला सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो साइड मैनेजमेंट में आप कर सकते हैं। और क्या रहेगा, बैठने का हो ही गया। मुझे लगता है आज के लिए साइड मैनेजमेंट के लिए इनफ है। काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, फिर धीरे धीरे आवाज करके। कम हो गई दीपक जी, आवाज थोड़ा बाइक है। हाँ, धीरे अब धीरे ठीक जो है। भी लेक्चर हम लेंगे, कोई जैसे इसको मैंने 20-25 पार्ट में बांट रखा है, कभी एक एक टॉपिक पे ऐसे करके लेक्चर रखेंगे। उसके बाद किसी के कोई प्रश्न आएंगे तो उस पर फिर और गहरा जाएंगे। तो नहीं दीपक जी, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, हम्म, और आपके पास थोड़ा समय हो तो और भी बता सकते हैं। समय भी है, लेकिन 22-15 भी हो गए, मेरे को भी थोड़ा सा जी 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 टाइम है। मेरे जो मेंटर है मेरे सर के ऊपर, उनका जी एक जी जी। नियम है, तो कुछ नियम ठीक है, फॉलो ठीक। करता हूँ मैं। थोड़ा लेट हो जी गए, जी है ना, तो स्लीपिंग का जी। टाइम ठीक है बिगड़ दीपक जी। जाएगा, फिर मॉर्निंग का शेड्यूल बिगड़ जाएगा। जी ठीक है दीपक जी। तो कुछ प्रश्न लेंगे या अभी क्लोज करें? हाँ, एक तो प्रश्न ले सकते हैं, और कोशिश करें कि 3 मिनट में हम इसको क्लोज कर दें। जी जी। तो किन्हीं बहन भाई का कुछ प्रश्न है तो कृपया अपना आप प्रश्न पूछ लीजिए दीपक जी से। गाय के प्रबंधन, गाय की चिकित्सा, जो आज विषय दीपक जी ने रखा, बहुत बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां रखी। वर्तमान समय में तकनीक के साथ में सामंजस्य बैठाते हुए कैसे हम गाय और पारंपरिक ज्ञान को भी बहुत अच्छे से दीपक जी ने रखा है। बहुत साधुवाद है दीपक जी को। आप में से कोई अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहें कृपया, तो दीपक जी से प्रश्न पूछ लीजिए। दीपक जी, मेरा एक प्रश्न है, किसी का प्रश्न नहीं आ रहा है, फिर हम समापन करेंगे जी। सत्र का। प्रश्न ये है कि कुछ लोगों
समस्याएँ तो बहुत सारी हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, वो ख़ैर हम करते रहते हैं, लेकिन आपका अनुभव मुझे ऐसा लगता है कुछ व्यावहारिक अनुभव भी है और आपने कुछ इसमें ऐसा महसूस किया है, गाय के संपर्क में भी रहे हैं। तो जैसे शेड होता है गाय का, वो कौन-सा सस्ते से सस्ता अ, हम ऐसा तरीका अपनाएँ गाय के रहने के लिए कि वो सस्ता भी हो और उसके लिए आरामदायक भी हो। वो कौन-सी ऐसी उसकी शेड ऊपर जो अ, उसकी रूफ़ होती है, वो कौ क्या चीज़ की करे कि सस्ती भी हो, आसान भी हो? इसको शॉर्ट में थोड़ा 1-2 मिनट में बता दीजिए। लोकेश जी, मैं आपको यूनिवर्सल थंब रूल बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आप गाय का शेड बनाना चाहते हैं, एक साइकिल को उठाइए, 20 किलोमीटर में घूम के आइए। जी, जी। गांव गली मोहल्ला जो भी है वो उसकी जो बाउंड्री है घूम के आइए। जो जंगल में उपलब्ध हो उसी की बनाइए। क्योंकि हर 20 किलोमीटर पे ना सब क्लाइमेट ये वो सब कुछ चेंज हो जाता है वहाँ पे। और वहाँ की आपको कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ के लोग, वहाँ की झोपड़ियाँ, वहाँ के घर ये खुद ही बता देंगे। अब हुँ, राजस्थान हुँ। जोधपुर जाओगे तो वहाँ पे एक अलग तरह की घास पाई जाती है, अलग तरह का पेड़ होता है, उसको काट के उसको छान देते हैं, उसी हुँ, के हुँ। बनाए जाते हैं। आप उत्तराखंड की तरफ चले जाओगे तो वहाँ पे जंगलों में अलग तरह की लकड़ियाँ होती है, ठंड बहुत पड़ती है, बर्फ पड़ जाती है, 5-5 जम जाती है, उसके लिए अलग शेड बनता है। समझ रहे हो? हुँ, आप हुँ। हमारी तरफ जाओगे, बुलंदशहर आगरा इसकी तरफ जाओगे तो यहाँ पे सरकंडा होता है। हुँ, सरकंडा हुँ, होता हुँ। है और प्यार फूस हुँ, और हुँ, क्या क्या हुँ। बोलते हैं, तो उस कांस कांस होती है, उसका हुँ, बनाना हुँ। चाहिए। तो यूज हमेशा लोकल चीजों का यूज करें, लोकल ग्रास का, लोकल पेड़ों का, लोकल चीजों का उपयोग करें, बस। ये विज्ञान है इसमें। ठीक है दीपक जी। ठीक। ठीक है दीपक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको हम्म। और आपने अपना इतना महत्वपूर्ण ज्ञान और इतना आपने जो जगह-जगह से आपको नॉलेज है, आपने प्राप्त की है, इतना समय तक आपका गहरा अनुभव है, उसको आपने निःशुल्क और सेवा भाव में आप हमारे साथ साझा किया। उसके लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद और सभी बहन-भाई साथ में जुड़े और इस स्वाध्याय सत्र का उन्होंने लाभ लिया, उन सबको भी धन्यवाद और अपना नंबर आप लोग साझा कर सकते हैं मनमी जी, अक्षिता जी, ताकि हम लोग आगे जुड़े रहें साथ में। सभी बहन-भाइयों को धन्यवाद। दीपक जी आपको ठीक धन्यवाद, है, शुभ नमस्कार। रात्रि। नमस्कार।